स्वागत है आप सभी को हमारे एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। तो अब हम लोग जिस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो है सीबीएसई का सैम्पल पेपर, जिसका हम लोग एनालाइजेशन कर रहे थे, जैसा कि आप सभी हमारे पिछले वीडियो लेक्चर पे देख चुके हैं। पिछले वीडियो लेक्चर पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के जो भी क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो भी क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। मीन्स कि हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहा है कि इस इक्वेशन में जो रूट्स आएंगे दैट इज अल्फा एंड बीटा। बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है 2 ही रूट्स होते हैं, तो उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे रूट होंगे, तो इक्वल रूट्स होंगे। तो हमको पूछा जा रहा है कि के का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद हमको बताए कि जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, तो इक्वल आएंगे। तो अब क्वेश्चन जो है किस कंसेप्ट पे है, कंसेप्ट है इक्वल रूट्स के कंसेप्ट पे। जो क्वेश्चन है वो इक्वल रूट्स के कंसेप्ट पे दिया गया है। हमें इक्वेशन दिया गया है 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो है 9, b का जो वैल्यू है वो है 6 टाइम्स k और c का जो वैल्यू है वो है 4। हम लोगों को कह रहा है कि चूंकि इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि सिंस इट हैज़ इक्वल रूट्स, कि चूंकि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। सिंस इट हैज़ इक्वल रूट्स, यदि इसके रूट्स इक्वल होंगे तो हम लोग जानते हैं कि रूट्स इक्वल तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग 0 के बराबर कर दिए। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो 0 होता है। अब वैल्यू को पुट करेंगे, b के जगह पर 6k, देन इट विल बी 6k टू द स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू 9 था, इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0। 6k स्क्वायर सॉल्व करेंगे, इट विल बी 36k स्क्वायर, 4 9 जा 36 टाइम्स 4 144 is equals to 0. The value will be 36k square equals to 144. Then k square equals to 144 divided by 36. Then k square equals to k equals to under root of 144 divided by 36. So it has two values. Then k equals to 12 upon 6. That is plus minus 6 2 जा 12. Then k will be equals to plus minus 2। मतलब कि k का जो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो कौन है, तो प्लस माइनस 2 है। कि ये जो प्लस माइनस 2 है, k का जो 2 वैल्यू है, एक है +2 और -2। +2 और -2 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसके जो रूट्स होंगे वो कैसे आएंगे, इक्वल रूट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोगों को दिया हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन हम लोगों को क्वाड्रेटिक दिया हुआ है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है इसके रूट्स निकालने हैं। चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का, कोई भी पॉलिनोमियल के उतने ही रूट्स होते हैं जितना, या फिर किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोज़ होते हैं जितना उसका डिग्री होता है। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए इसके 2 ही रूट्स होंगे। अब जब इसके 2 रूट्स हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें।
इसके लिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 3 तरीके के मेथड्स हैं। एक मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, जिसमें हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। दूसरा मेथड हम लोगों के पास मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का है। चूँकि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, इसलिए हम लोग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज़ नहीं करेंगे। रह गया बात स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, आप यूज कर सकते हो, बट वो क्या होता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कभी कभी हम लोगों का फैक्टराइजेशन बड़ा हो जाता है। जब फैक्टराइजेशन बड़ा होता है तो हम लोगों को वो टाइम टेकिंग लगता है, इसलिए हम लोग इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की जगह पर डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस को डिस्क्रिमिनेंट लेकर बनाते हैं। यदि डिस्क्रिमिनेंट लेकर इस क्वेश्चन को बनाया जाए तो चूंकि हम लोगों को इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो a का अमाउंट है, a का जो वैल्यू है वो है 1, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो b का वैल्यू है 7 और c का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है तो 10। अब हम लोग निकाल लेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac, दैट इज 7 टू द स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a इंटू 10, 7 7 जा 49 माइनस 4 10 जा 40, दैट इज 9। डिस्क्रिमिनेंट आ जाने के बाद अब हम लोग x का जो वैल्यू है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगेन जो x का वैल्यू होगा उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला जानते हैं, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2 टाइम्स a। फॉर्मूला पे सबको पुट कर देंगे। जैसा कि b का वैल्यू हम लोगों को दिया गया था, जो b का वैल्यू था वो था 7, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो b का वैल्यू है एज इट इज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे विथ अ माइनस साइन, प्लस माइनस अंडर रूट डी, तो ये जो अंडर रूट डी है वो कितना आया था तो 9 आया, बाई 2 टाइम्स a, तो 2 और a का जो वैल्यू है वो एज इट इज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज -7 प्लस माइनस रूट अंडर 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2। अब हमारे पास जो x का वैल्यू है, चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे, तो 2 रूट्स को हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो इफ़ x इज इक्वल्स टू -7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो तो इसे हम लोग लिखेंगे -4/2, दैट इज -2, मीन्स कि एक का x का वैल्यू -2 आया। ऑल्सो x इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं -7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज -10 अपॉन 2, इट विल बी -5। मीन्स कि जो 2 वैल्यूज़ आए वो कौन कौन सा है, एक -2 है और एक -5 है। ये जो 2 वैल्यूज़ है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ या फिर हम लोग रूट्स कह सकते हैं। तो अभी जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए उसमें हम लोग 2 रूट्स को निकाले। उसमें हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में और एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि और में है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू और वैल्यूज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन से वैल्यू या फिर कौन से वैल्यूज़ पे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया गया है 30ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। हम लोगों को इंडिकेशन दिया गया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है। अब चूंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है, जब हमें रियल रूट नहीं का बात कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट उस समय नहीं होता है जिस समय उसका जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो लेस देन 0 होता है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाए उस समय हम लोग क्या बोलते हैं कि उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। ऐसे केसेस पे जब इसे हम लोगों को सॉल्व करना हो तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं हेयर a का जो वैल्यू है वो है 30 टाइम्स a, b का जो वैल्यू है वो है -6
और सी का जो वैल्यू है वो है 1। सिंस हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगा। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है तो ऐसे केसेस में हम लोग इसको लिख सकते हैं b² - 4ac इज लेस देन 0, मीन्स 0 बड़ा है। देन इसे हम लोग कह सकते हैं -6 to the whole square -4 multiplied by 30 times of a into 1 is less than 0। इसे सॉल्व करेंगे, इसे लिख सकते हैं हम लोग 36 - 4 into 30 120 times of a less than 0। 36 को उधर ले जाएंगे, -120 टाइम्स ऑफ a लेस देन -36, माइनस एंड माइनस गोज टू कैंसल आउट। a 36 डिवाइडेड बाई 120, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 3 2 जा 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। It means the value of a will be less than 3/10। मतलब हम लोग इस क्वेश्चन में क्या समझ रहे हैं कि जो a का वैल्यू है ये 3/10 से छोटा होना चाहिए। यदि a का वैल्यू 3/10 से छोटा हो गया तो 3/10 से जितने भी वैल्यूज़ छोटे हैं वो सभी के सभी a के वैल्यूज़ हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि यदि PQ का वैल्यू 28 सेंटीमीटर का है तो हमें ट्रायंगल PLM का पेरीमीटर निकालना है। ट्रायंगल PLM का पेरीमीटर आसानी से निकाला जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं। हम लोगों को यहाँ पर PQ का वैल्यू दिया हुआ है कि जो PQ है वो कितना है, तो 28 सेंटीमीटर है। PQ के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो PQ है वो PL प्लस LQ के बराबर है, इज इक्वल्स टू 28 लिख सकते हैं। LQ को हम लोग फिगर के अनुसार क्या लिख सकते हैं कि LQ जो होगा वो LN के बराबर होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स के लेंथ होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ऐसे केसेस पे हम लोग लिख सकते हैं कि जो PL होगा वो PL है और जो LQ है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, LN लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 28। ऐसा क्यों लिखे? तो क्योंकि हम लोगों को पता है LQ जो होगा वो किसके बराबर होगा, LN के बराबर होगा। इसको अभी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली उधर वाले टेंजेंट पे देखते हैं। इधर वाला जो टेंजेंट हम लोगों को दिख रहा है वो है PT। PT का लेंथ किसके बराबर होगा, तो PQ के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सिंस PQ जो होगा वो PT के इक्वल होगा, बोथ आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो PT है वो क्या है, तो PM प्लस TM के बराबर है, इक्वल्स टू 28। फिगर पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो TM का वैल्यू है वो MN के वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो इसको लिख सकते हैं PM प्लस TM को लिख सकते हैं हम लोग MN। तो यहाँ हो जाएगा MN इज इक्वल्स टू 28। क्यों लिखे, तो सिंस लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, दैट्स वाई हम लोग लिखे TM इज इक्वल्स टू MN। ये हम लोगों को आ गया। सपोज दैट इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगेन हम लोगों को ट्रायंगल PQR पे बात करना है, सॉरी PLM पे, और उसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM, PLM ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, PL प्लस LM प्लस PM, ये लिख सकते हैं। यानी कि ये हो जाएगा PL प्लस LM प्लस PM
ये होगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो PL प्लस LM है, तो LM को लिख सकते हैं LN प्लस MN, तो उसे लिख देते हैं LN प्लस MN। PL प्लस, इसको लिख सकते हैं हम लोग LM को LN प्लस MN, तो ये हो गया LN प्लस MN प्लस PM। अब हमारे पास जो वैल्यू है, ऊपर हम लोगों का इक्वेशन 1 में PL प्लस LN 28 आ चुका था, तो हम लोग इसको 28 लिख देंगे बिकॉज बोथ द वैल्यूज इक्वल्स टू 28 फ्रॉम इक्वेशन 1। और ये जो दोनों वैल्यू है ये भी हम लोगों को 28 पता चल चुका था, तो ये 28 है। दोनों को जोड़ देंगे, 8 8 16 का 6 हाथ में रहा 1, 2 2 4 और 1 5। इट मीन्स द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहा जा रहा है कि इफ़ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, कि यदि दो टेंजेंट को 60 डिग्री पर इंक्लाइन किया जाए एक सर्कल पे जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो हमें प्रत्येक टेंजेंट का लेंथ फाइंड आउट करना है। इसका फिगर पहले देख लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल में दो टेंजेंट्स हैं, एक टेंजेंट दूसरा टेंजेंट। दोनों टेंजेंट जो है सर्कल के साथ 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन रखते हैं, 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन रखते हैं। सर्कल के सेंटर से लेकर टेंजेंट तक का जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर का है, क्योंकि ये रेडियस है। मान लेते हैं कि ये O है, ये M है, ये N है और इसे P मान लेते हैं सपोज। तो यहाँ पर PM और PN टेंजेंट है। हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि P से लेके O तक ज्वाइन कर देते हैं। यदि P से O तक ज्वाइन किए तो ऊपर जो हमको ट्रायंगल दिख रहा है दैट इज ट्रायंगल PMO, ये ट्रायंगल हमको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये ट्रायंगल में यहाँ पर हम लोगों के पास है P, इस जगह पर है M और यहाँ पर है O। हम लोग जानते हैं कि जो लाइन ड्रॉ किया जाता है सर्कल के सेंटर से लेकर टेंजेंट तक वो परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है इस जगह पर। तो ये जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री का है। जब हम लोग ये लाइन खींचे जो कि P को O से मीट कर रहा है, तो ये जो PO लाइन है ये एंगल MPN को दो बराबर हिस्से में बांट दे रहा है। इसका मतलब कि PO लाइन को हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं। यदि ये एंगल बाइसेक्टर है देन द वैल्यू ऑफ दिस विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब यदि ये 30 डिग्री है तो O से लेकर M तक का जो वैल्यू है वो हमको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PM। यदि हम लोगों को PM का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो PM के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस देखना है। कब? जब हम लोगों के पास थीटा एंगल P होगा। जब थीटा एंगल P है तो हम लोग लगाएंगे क्या, tan P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो tan P है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हो जाएगा OM और बेस हो जाएगा PM। tan P यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू OM। OM का वैल्यू है 3 और PM का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। हम लोग जानते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है 1/√3। तो अब हम लोग tan 30 का वैल्यू 1/√3 पुट कर देंगे, विल बी इक्वल्स टू 3/PM। ट्रांसपोजिंग करेंगे देन
PM इज इक्वल्स टू 3√3 सेंटीमीटर। यदि PM का वैल्यू 3√3 सेंटीमीटर है तो हम लोग जानते हैं कि लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसका मतलब कि ये जो PM का लेंथ है और ये जो PN का लेंथ है वो दोनों इक्वल होगा। मीन्स कि हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो PM और PN है वो इक्वल होगा। तो PM इक्वल्स टू PN इक्वल्स टू 3√3 सेंटीमीटर। वाई? सिंस लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point are equal। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 के और में हमें कहा जा रहा है कि जो PQ है वो एक टेंजेंट है सर्कल का, जिसका सेंटर क्या है, तो सेंटर है O एट पॉइंट P। इसका मतलब कि पॉइंट P जो है वो क्या है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ट्रायंगल OPQ को हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बोले हैं और हम लोगों को कह रहा है कि एंगल OQP को फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहले इसे हम लोग फिगर के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि जब तक इसमें हम लोगों को फिगर ना दिया हो तब तक हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास क्या है, तो एक सर्कल है। चलिए एक सर्कल ले लेते हैं। सपोज दैट एक सर्कल। अब इसमें हम लोगों को कहा जा रहा है कि PQ एक टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिए, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। दिस इज द टेंजेंट। सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, दैट इज O। यहाँ पर है सेंटर O और इसको हम लोग मिला दिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ। यदि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ इसे मिलाए हैं तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, P। देन डेफिनेटली इस जगह पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, Q। अब चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि OP विल बी परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एंड टेंजेंट इज QP। साथ साथ में हमें कहा जा रहा है कि ट्रायंगल OPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल OQP हम लोग देख रहे हैं ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका सेमेट्रिक डायग्राम हम लोग और एक देख लेते हैं। सपोज दैट इसका सेमेट्रिक डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। देन यहाँ पर है हम लोगों के पास पॉइंट O, इस जगह पर पॉइंट है हम लोगों का Q और यहाँ पर जो पॉइंट है वो है P। किसी भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनियस बीइंग द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब यदि ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस साइड इक्वल होगा, कभी हाइपोटेनियस इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब कि इस ट्रायंगल में हम लोगों के पास क्या है, तो हम लोगों के पास जो QP है वो OP के बराबर हमको पता है, बिकॉज इट इज आइसोसेलेस एंड एज वेल एज राइट एंगल ट्रायंगल। यदि एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है कि एंगल O, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है एंगल OQP, दैट इज OQP कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है। इट मीन्स ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि सिंस इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब कि ये वाला एंगल Q और ये वाला एंगल O इक्वल होगा। एंगल P तो राइट एंगल है, हम लोग जान रहे हैं। इसे हम लोग एंगल 1 कह दे रहे हैं, इसको एंगल 2 एंड इसको एंगल 3। यदि QP OP के इक्वल है तो QP के अपोजिट में जो एंगल 2 होगा वो इक्वल होगा एंगल 1 का। क्यों, तो हम लोग जानते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से ये दोनों इक्वल होंगे। अब यदि ये इक्वल हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इन
ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है? तो ट्रायंगल है OPQ। OPQ, इस ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इसे हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 निकालना है तो एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 45 डिग्री। इसका मतलब हमें जो निकालना था दैट इज एंगल QOP, ये कितना होगा? इट विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 पर कहा जा रहा है कि ट्रायंगल इन द ट्रायंगल ABC, कि एक ट्रायंगल है हमारे पास दैट इज ट्रायंगल ABC, उसमें D और E कोई पॉइंट्स है AB और AC साइड्स पर, इस तरीके से कि DE पैरेलल है BC का। यदि AE का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, AD का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, BD का 4.5, तो हमें CE का अमाउंट फाइंड आउट करना है। CE का अमाउंट फाइंड आउट करने से पहले हमें ट्रायंगल को देखना पड़ेगा कि आखिर ये जो ट्रायंगल है वो किस तरीके से दिख रहा है। ये जो ट्रायंगल है इसका नेमिंग किया गया है दैट इज ABC, और कहा जा रहा है कि BC के पैरेलल एक लाइन है दैट इज DE। D कहाँ है? D इज ऑन द साइड ऑफ AB एंड E कहाँ है? E इज ऑन द साइड ऑफ AC। इसमें हमें कहा जा रहा है कि जो DE है वो BC का पैरेलल है। जब DE BC का पैरेलल है तो बात आ जाता है थेल्स थ्योरम पे या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे। हम लोग जानते हैं कि सिंस यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो DE है वो पैरेलल है BC का, यदि DE BC का पैरेलल है तो हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को लगाकर लिख सकते हैं AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई CE। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज ऑफ BPT। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को इंडिकेट करता है, या फिर हम लोग इसको थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं बाई TT। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? AD का वैल्यू हमें पता है दैट इज 3, BD का वैल्यू पता है दैट इज 4.5, AE का वैल्यू हमें पता है दैट इज 2 एंड CE का वैल्यू हमको नहीं पता, इसे ही निकालना है। ट्रांसपोजिंग कर देंगे, CE विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4.5 डिवाइडेड बाई 3। इसको यदि डिवाइड करें देन 1.5 आएगा, 2 इंटू 1.5 दैट इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब कि जो CE का अमाउंट है वो कितना होगा? तो 3 सेंटीमीटर का होगा। CE विल बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर।